हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सहायक शिक्षक 2023 के 30 सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू का हमारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। पहले हमको पूछा गया है कौन अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। तो अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है। ऑप्शन बी है, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। ऑप्शन सी है, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। और ऑप्शन डी है, अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। तो अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है पूछा गया हमसे, क्वेश्चन निगेटिव में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो है, अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपने योग्यताओं और सीमाओं का ज्ञान होता है, यह अच्छे समायोजन की विशेषता हो जाएगी। और ऑप्शन बी, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है, यह भी अच्छे समायोजन की विशेषता है। और डी है, अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। तो ये जो तीनों हैं ऑप्शन, ये अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। क्योंकि हमसे क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती हैं। और ऑप्शन डी है, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समावेशी शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है। ऑप्शन सी है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है। और ऑप्शन डी है, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो समावेशी शिक्षा के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। समावेशी शिक्षा का सबसे उपयुक्त कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती हैं। सीखने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है। आनंद पूर्वक सीखना। ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन सी है प्रतियोगिता आधारित शिक्षा। और ऑप्शन डी है सामाजिक गतिविधियों से सीखना। तो एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना और समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। तो सीखने की यह जो प्रक्रिया है, यह सामाजिक गतिविधियों से सीखना की ओर इंगित करता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख एजेंसी है। अभिकरण या एजेंसी है। तो इसमें मेजर सोशलाइजेशन पूछा गया है, मेजर एजेंसी पूछा गया है, ना कि प्राथमिक या द्वितीयक। तो समाजीकरण की प्रमुख एजेंसी है समुदाय, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं या परिवार। तो प्रमुख एजेंसी ये चारों ही हो जाएंगे। समाजीकरण करने की प्रमुख एजेंसी में ये चारों ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चे की आयु, माता पिता की शिक्षा और बच्चे की क्षमता। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अगर एक बच्चे का नामांकन करना है किसी कक्षा में, तो वो किसके आधार पर किया जाएगा। तो वो बच्चे की आयु के आधार पर किया जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रभाविता का नियम किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है। तो प्रभाविता का नियम जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, वो किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है। तो ऑप्शन ए है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, बी है अधिगम का सूझ सिद्धांत, सी है सामाजिक रचनावादी सिद्धांत या डी है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो प्रभाविता का नियम सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है, तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए? स्वास्थ्य और जेंडर, शिक्षण और मूल्यांकन में, केवल शिक्षण में या केवल आकलन में? तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो शिक्षण और मूल्यांकन के लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 4, धारा 21, धारा 24 या धारा 8? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो धारा 24। धारा 24 जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा विकल्प जीन पियाजे की प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो अहम केंद्रित विचार, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने और समस्या का हल करने की क्षमता, और डी है अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी अहम केंद्रित विचार। अहम केंद्रित विचार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अहम केंद्रित विचार है। तो कितने से कितने वर्ष की आयु वर्ग को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे ने रखा है? तो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के कैटेगरी में रखा गया है। 0 से 2 वर्ष जो है इंद्रिय जनित या संवेदी पेशी अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष जो है पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष है मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था के मध्य को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, विकास मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। तो कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तर्क के द्वारा बच्चे सीख सकते हैं, प्रतिबिंबन के द्वारा भी, रिफ्लेक्शन के द्वारा भी बच्चे सीख सकते हैं, इमेजिनेशन से बच्चे सीखते ही हैं, परिपक्वता से बच्चे नहीं सीख सकते। तो कौन सी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन डी परिपक्वता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है पूछा गया है? तो वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण है ये। इनमें रचनात्मकता का गुण होता है, तो यह भी प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण है। और ये मौलिक चिंतन नहीं करते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चा मौलिक चिंतन करता है। और वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं, तो यह भी प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वे मौलिक चिंतन नहीं करते। क्वेश्चन भी निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव हो जाएगा। अगला है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? अनुकूलन, सूझ, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान या रटकर याद करना? तो रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? या ऑप्शन डी है, इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? तो किसी प्रश्न को अगर पूछा जाता है तो उसके लिए सृजनात्मक चिंतन हो जाएगा कि इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। एक प्रश्न का कई उत्तर अगर पूछा जाता है या कई उत्तर दिया जाता है तो इसे सृजनात्मक चिंतन की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है,
जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन शुरू कर देते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो संवेदी पेशी अवस्था होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक जो होता है वो 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से आगे। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन शुरू कर देते हैं? तो वैज्ञानिक चिंतन की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? बुद्धि का, अनुभूति का, रचनात्मकता का या स्मृति का? तो विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में रचनात्मकता का विकास करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, बच्चे की प्रगति जानने के लिए या एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। तो रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो वो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए होता है। सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, कल्पना, प्रेरणा या प्रत्यक्ष ज्ञान। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षण मुख्य रूप से देश के द्वारा किया जाना चाहिए। तो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा, अप्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा, अनुभवी शिक्षक या युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो शिक्षक मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाना चाहिए? तो जो शिक्षण है वो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? तो शिक्षा नीति 2020 जो एनईपी 2020 है उसके अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पहले हो जाता है? तो 85% से अधिक, 75% से अधिक, 95% से अधिक या 65% से अधिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 85% से अधिक। एनईपी 2020 कहता है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास जो होते अधिक 85% से अधिक जो विकास होता है वो 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? स्वामी दयानंद सरस्वती की देन है, स्वामी विवेकानंद, टीपी नन या महात्मा गांधी। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा महात्मा गांधी की देन है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण या अंतर्दृष्टि। तो इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को साहचर्य के द्वारा स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? ऑप्शन ए है कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। तो एनसीएफ 2005 जो है वो विषयों के अलावा इन चारों क्षेत्रों को महत्व देता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा और शांति के लिए शिक्षा।
इन क्षेत्रों को भी एनसीएफ 2005 महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? मौखिक आकलन करना चाहिए, योगात्मक आकलन करना चाहिए, सहयोगात्मक आकलन करना चाहिए, सहयोगात्मक परियोजनाओं से, या मानकीकृत परीक्षण करना चाहिए। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन सहयोगात्मक परियोजनाओं के आधार पर करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? 4 वर्ष की आयु से पहले, 5 वर्ष की आयु से पहले, 6 वर्ष की आयु से पहले, या 3 वर्ष की आयु से पहले। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा 5 वर्ष से पहले की होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा गया है? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, या नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा जाता है नैतिकता का परंपरागत स्तर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में सख्त अनुशासन रखना चाहिए, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, बच्चों को नैतिकता या मूल्य संबंधी सामग्री पढ़ने को देनी चाहिए, या बच्चों को व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को अगर बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है तो कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं, और डी है मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है। उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? ऑप्शन ए है डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, या ऑप्शन डी है डिस्थेजिया। तो रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है। उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि किस विकार से ग्रसित हो सकता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रवि पढ़ने की अक्षमता मतलब डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, 2023 में जो असिस्टेंट टीचर का एग्जाम हुआ था उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।